हेलो दोस्तों, आई एम श्योर आपने ये फिल्म तो देखी होगी। फिल्म नहीं देखी है तो फिर इसके डायलॉग्स तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक की रील्स पर देखे ही होंगे। पुष्पा झुकेगा नहीं बहुत फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, राइट। अब यही एटीट्यूड जो है, मुझे लगता है कि ये पुष्पा जो है वो चाइना में भी हिट हुई होगी, क्योंकि यही एटीट्यूड जो है, ऐसा ही कुछ एटीट्यूड, ऐसी स्टाइल नहीं की है लेकिन ऐसा ही एटीट्यूड हमें शी जिनपिंग का देखने को मिल रहा है। एक हाइपोथेटिकल को रिलेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई चाइना में और अब शी जिनपिंग जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी थर्ड टर्म कंटिन्यू करेंगे। तो चाइना के क्या गोल्स हैं, भारत के प्रति एटीट्यूड कैसा रहेगा, यूएसए के प्रति कैसा रहेगा, एंड किस दिशा में अब चाइना जाएगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट्स गो थ्रू कोट ऑफ द डे। नॉर्मन विंसेंट पियल ने ये कोट लिखा है, आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर है। ये एक क्लर्जीमैन थे। क्लर्जीमैन का मतलब होता है पादरी, वो पादरी थे। एंड उन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत ही फेमस हुई थी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एक बेस्ट सेलिंग बुक है ये, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ये फेमस बहुत है, ये मुझे पता है। ओके, उनका कोट ये है, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. बिलीव इन योर सेल्फ, अब खुद पर एक भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और यहां पर ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही। उन्होंने क्या कहा यहां पर, एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस, अपनी शक्तियों पर, अपनी एबिलिटीज पर एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस रखना जो है ये बहुत ही आवश्यक है। तभी आप सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड एंड हैप्पी इन टर्म्स ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड, ये दोनों दुनियाओं में, आंतरिक और जो बाहर की दुनिया है, दोनों में अगर आपको खुश होना है, सक्सेसफुल होना है, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मज़े की बात यह है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो मेहनत से डेवलप होता है। जितना आप काम करोगे, छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होता रहेगा। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मामानी। आज 4 नवंबर 2022 है। हमारे टेबल पर है बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीजीपी के बारे में। दिस इज नॉट डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल रुपी। फिर भ्रष्टाचार के बारे में एक नया व्यू पॉइंट हम देखेंगे। DHM11 इसको समझेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट चाइना। ये DHM11 के बारे में हमने कल भी बात की थी, आज कुछ एड ऑन्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट टेकिंग द DGP फॉर अ टेस्ट ड्राइव। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। CBDC का मतलब क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। द रीज़न इज, कल ही हमने इसके बारे में बात की थी, और नॉट कल बट बेसिकली मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है। राइट, यू कैन क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया गया है इसी चीज़ को लेकर, डिजिटल रुपी को लेकर। तो इन डेप्थ अगर आपको जानना है, यू नीड टू वॉच दिस। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, डिजिटल रुपी का पायलटिंग का मतलब है एक पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आप एक फिक्स ग्रुप के साथ उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। राइट, आपने लेट्स से सैंडविच बनाए तो आप तुरंत ही दुकान थोड़ी खोल लोगे। आप क्या करोगे कि आप पहले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खिलाओगे, उनसे रिव्यू लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं ओके इसमें ये इंप्रूवमेंट करना है, ये करना है। फिर फाइनल आपको लगेगा कि आपकी जो बेस्ट एबिलिटी है, उस एबिलिटी के हिसाब से अब आप वो सैंडविच जो है वो आप बनाना सीख गए हैं। उसके बाद आप मार्केट में जाएंगे। राइट, तो ये जो चीज़ हम करते हैं इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत जो है वो कर दी है। 9 ऐसी बैंक्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, और फिलहाल डिजिटल रुपी जो है इसका इस्तेमाल मैं और आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए ही इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो बैंक्स जो हैं एक दूसरे को जो पैसे देने हैं, ये सारे सेटलमेंट, इंटर बैंक सेटलमेंट्स जो हैं, तो ये इंटर बैंक सेटलमेंट्स अब और अच्छी तरीके से किए जाए। कैश जो होते हैं, क्या होता है कि लेट्स से कि SBI जो हैं, SBI को बैंक ऑफ बड़ौदा से लेट्स से 50 करोड़ रुपए लेने हैं। तो क्या होगा कि SBI जो है वो
आज नहीं तो कल फिजिकली ये पैसे जो हैं वो मंगवाएगा, राइट। ये 50 करोड़ रुपए जो हैं वो उनको प्रोवाइड करने पड़ते, तो उसके लिए अलग से स्टाफ और सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। ऑफकोर्स ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन वो कैश जो है वो तो देना ही पड़ेगा, इज़न्ट इट। आपके डिजिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, लेकिन वो फिजिकल जो अमाउंट है वो तो एसबीआई तक पहुंचाई नहीं गई है, तो वो पहुंचानी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ जो है, ये फिजिकल पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल रुपी जो है इट्स इक्विवेलेंट ऑफ फिजिकल मनी। तो ये चीज़ से क्या होगा कि इंटर बैंक सेटलमेंट, इंटर बैंक यानी कि अलग अलग बैंक्स को एक दूसरे के साथ जो भी सेटलमेंट्स करना है ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, राइट। बहुत खर्च जो है वो बच पाएगा। ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा पायलट, तो सेकंड स्टेप जो लिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, कि दुनिया के दूसरे देशों को कोई पेमेंट करना है, लेट्स से दूसरी बैंक्स को पेमेंट करना है, तो ये डिजिटल रुपी के माध्यम से सरकार जो है वो, आरबीआई जो है वो करने वाली है। तो फिलहाल सिर्फ होलसेल के लिए है, मैं और आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं और आप जो यूज़ करेंगे इसको CBDCR या फिर डिजिटल रुपी रिटेल कहा जाएगा। ये टोकन बेस्ड सिस्टम होगी, एक टोकन हमें दिया जाएगा और टोकन के हिसाब मीन्स टोकन नंबर दिया जाएगा और टोकन नंबर के हिसाब से फिर ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे। तो रिटेल ट्रांजैक्शंस अभी देर लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस बात को जानती हैं कि रिटेल ट्रांजैक्शंस अगर बढ़ाने हैं तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में एनोनिमिटी जो है वो होनी चाहिए। कैश जो है, मेरे पास अगर कैश है तो मैं उसका खर्च कहाँ किसी भी चीज़ में कर सकता हूँ, राइट, वो मेरे ऊपर है, तो उसका कोई ट्रेस नहीं होगा। मैं उससे लेट्स से छोटी बड़ी चीज़ें खरीद लूँ, मैं उससे शैम्पू की बोतल खरीदूँ या फिर तेल की बोतल खरीदूँ या फिर मैं वो पैसे मंदिर में जाकर डाल दूँ, तो उसकी कोई ऐसा कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा उसको कि मैंने उन पैसों का क्या किया। छोटी अमाउंट्स हैं तो, राइट। तो वैसा ही कुछ सेटअप जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर करेगी और करना भी पड़ेगा, वरना छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस जो है लोग नहीं करेंगे। तो कैश की तरह ही अगर ये एनोनिमिटी रही तो ही ये पिकअप होगा रिटेल, ये CBDCR। अब देखते हैं आगे इसमें किस प्रकार से किया जाता है। मुझे लगता है कि जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो थोड़ा तो इसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, उनको पता है कि आज नहीं तो कल इसको ट्रेस किया ही जा सकता है, क्योंकि छोटे ट्रांजैक्शंस भले ही हो, लेकिन मीन्स क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है तो इसको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये एक चिंता का विषय रहेगा, बट डे टू डे छोटे छोटे कैश में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बेनिफिट्स क्या है CBDC के? तो एक तो जो कॉस्ट हैं पैसों को क्रिएट करने का, जो फिजिकल मनी को क्रिएट करने का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ट्रांजैक्शन सेटलमेंट जो हैं वो काफ़ी चीप हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, कैश पर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज हैं तो उनको हटाने की या फिर उनको ख़त्म करने की भी एक कोशिश है, और दुनिया के अलग अलग देश जो हैं इस पर ऑलरेडी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन एंड इथेरियम XYZ जो भी अलग अलग हैं, तो इनसे ख़तरा तो है ही। इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, गलत ऑर्गेनाइजेशंस इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए अगर प्रॉपर डिजिटल करेंसी आ जाए सेंट्रल बैंक के द्वारा, सॉवरिन गारंटी वाली डिजिटल करेंसी है, तो फिर लोग जो हैं वो उसमें शायद उसका जो चार्म है वो शायद चला जाएगा। बट अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू आर चेजिंग समथिंग। इनोवेशन जो है वो प्राइवेट वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ और उसके बाद सरकार जो है वो उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। व्हेन आई से सरकार, आई मीन टू से नॉट जस्ट भारत सरकार, दुनिया की अलग अलग सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं इट्स वेरी डेंजरस फॉर देम, कि बैंक जो हैं आपकी बैंक मॉनिटरी पॉलिसी और ये सारी चीज़ें तैयार करती है। अब लोगों के पास आपकी करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज ही हैं, तो आप सोचिए आपकी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा मार्केट पर। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर US डॉलर्स चलते हैं, राइट। USA का जो डॉलर हैं वो वहाँ पर बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, उनकी खुद की करेंसी भी है उस देश की, तो खुद की करेंसी की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो वहाँ की सरकार, जस्ट इमेजिन कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जो सेंट्रल बैंक हैं, गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल पॉलिसी निकाली, सेंट्रल बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, तो उसमें मार्केट पर इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुद की करेंसी जो है उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। USA जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन इस देश पर
प्रभाव डालेगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपके देश की जो फाइनेंशियल और ये मॉनेटरी वर्ल्ड जो है आपका, वो किसी और के हाथ में है, तो आपकी सरकार जो है वो उतनी ताकतवर ही नहीं रहेगी। यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा ना हो दुनिया भर में। और ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके पास सारे पावर्स ना चले जाए, तो इसके लिए एक सीबीडीसी को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सिस्टम ही समझौते वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हकीकत है ये बात। दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 2 का एक रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट में 2 प्रकार के करप्शंस के बारे में बात की है। एक है कोजिव करप्शन। कोजिव करप्शन में क्या होता है कि कानून का भय दिखाकर आपसे पैसे निकाले जाते, मीन्स आपसे पैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ गुजरात। गुजरात में अल्कोहल जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर आपको इफ़ यू हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल, आपको पकड़ा गया कहीं पर, आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं या फिर चल के जा रहे हैं, पुलिस को डाउट हुआ और आपको रोका और फिर चेक किया और पता चला कि आपने शराब पी है, तो क्योंकि कोजिव मीन्स लॉ है कि शराब पीना जो है वो अलाउड नहीं है गुजरात में, तो व्हाट दे विल डू इज़ दे विल टेल यू कि आप पर केस होगा, चलो पुलिस स्टेशन चलो। तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं सर जी, चलो जो नॉर्मली होता है वो चीज़ आप होगी। सेम थिंग गोज विथ लाइक ट्रैफिक में आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो लॉ है कि सीट बेल्ट पहनना है, आपने नहीं पहना है, तो क्योंकि कानून है कि आपको लेट से 5,000 रुपये 1,000 रुपये जो भी हैं, आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी होगी क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। इट्स अ वेरी कॉमन, मीन्स छोटी बात है, सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीट बेल्ट के लिए फिर आपको क्या कहा जाएगा कि आप सीट बेल्ट 1,000 रुपये की चालान आपको देनी पड़ेगी। फिर आप कहेंगे चलो छोड़ो चालान, राइट, ये लो 500 रुपये पकड़ो, राइट। तो आपको 500 का फ़ायदा हुआ और जो लेने वाला है उसको भी 500 का फ़ायदा हुआ, राइट। तो क्योंकि कानून है और कानून का भय दिखाकर करप्शन, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, छोटी सी ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी ऐसा होगा कि भाई आपने जो मटेरियल यूज़ किया है वो तो अलाउड नहीं है, वो तो ऐसा है वैसा है, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, आप पर इतनी पेनल्टी होगी एक्सेट्रा। फिर कहते हैं कि चलो बीच का कोई रास्ता निकालते हैं। फिर आईटी की जब रेड्स होती हैं इनकम टैक्स की, तो उसमें भी ऐसा होता है कि किसी के पास से लेट्स से 5 करोड़ रुपए निकले, तो भाई अब रेड कंडक्ट की है तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपए दिखाएंगे लेट्स से, बाकी के 4 करोड़ का क्या, तो उसमें से कुछ पैसे जो हैं वो दे देगा कि चलो आपको इतना, मैं 5 करोड़ पर लेट्स से जस्ट रफली सेइंग, राइट, कि 5 करोड़ पर मैं 1 करोड़ टैक्स दूँ, उससे अच्छा है कि मैं 1 करोड़ पर टैक्स दे दूँ 30 लाख रुपए, और बाकी के 15-20 लाख 25 लाख जो है वो दे दूँ, तो मुझे उतना टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं ना, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। अब खुद ऐसे कोर्सिव करप्शन के कुछ एग्जांपल्स खुद ढूंढिए, देखिए आपको भी मिलेंगे। दूसरा होता है कोल्यूसिव समझौता, समझौते से कोल्यूसिव, राइट। 2 चीज़ें जो हैं वो कोलाइड करती हैं, कोल्यूजन में आते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 2 लोगों का एक चीज़ को लेकर कोलैबोरेट होना, और ये जो दूसरा ये मैंने बताया ना कोल्यूसिव, ये सबसे डेंजरस है। यहाँ पर क्या है कि छोटे बड़े कानून में छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है ये भ्रष्टाचार, कोल्यूसिव वाला जो भ्रष्टाचार है, ये बहुत ही सॉलिड हो चुका है, बहुत ही डीप रूटेड हो चुका है हमारे देश में। अगेन आप ऑब्जर्व कीजिएगा इसको, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब ये जो कोल्यूसिव हैं, इसको हटाने के लिए जो आयोग है उसने क्या सलाह दी, सलाह ये दी कि सख्त कानून बने। ओके, चलो लॉ को थोड़ा और ज़्यादा हम मजबूत बना देते हैं। सेकंड, जो निर्दोष सिद्ध करने की बात है, अगर आप पर इल्ज़ाम है तो आप पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने आप को, आप मासूम हैं या फिर आप गिल्टी नहीं हैं, आप इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी। तो चलो ये भी रीजनेबली ओके हैं। नंबर 3, जांच के लिए जो पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्थाएं बने, दिस इज द थिंग हियर।
आप लॉ स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, अगर आपकी जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो फिर आप कैसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। अब देखिए सीबीआई का एग्जांपल देखिए। देखिए मैंने सीबीआई का नाम मैंने तो नहीं रखा है, सीबीआई का नाम किसने रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या पता है? केज्ड पैरॉट, पिंजरे में बंद एक तोता। तोता क्या करता है? किसी के घर में तोता है तो उसको पता होगा कि जो पैरॉट होता है, फिर हम जो आप किसी के घर में गए होंगे जहाँ पर हैं, तो अगर ट्रेन किया गया है तो आप जो बोलेंगे वही चीज़ को वो रिपीट करेगा। तो आपका एक प्रकार का मीन्स यहाँ पर केज्ड पैरॉट जो हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरॉट्स, पैरॉट्स आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड्स, बट एग्जाम्पल ये है कि जो कोई आपका मालिक जो कहेगा बस वही चीज़ को आप ब्लाइंडली, तोते के अंदर वो लॉजिक थोड़ी होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जय श्री राम बोलोगे, वो जय श्री राम, उसको नहीं पता है राम भगवान कौन है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि जो सरकार कह रही है वो विदाउट एनी लॉजिक सीबीआई फॉलो कर रही है, इसको कहते हैं केज्ड पैरॉट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और बहुत सारे केसेस में हमें ये चीज़ देखने को मिली है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोदी गवर्नमेंट, राइट। यूपीए की सरकार के समय पर भी केज्ड पैरॉट का शब्द, मीन्स आई थिंक उसी समय पर ही ये केज्ड पैरॉट जो है वो निकला था, लेकिन आज भी वो तोता जो है वो पिंजरे में ही बंद है। तो अगर हमारे देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं तो उसकी ये सिचुएशन है, तो आप नई एजेंसीज जो बनाएंगे तो उसमें भी मीन्स क्या कर लेंगे, यही एक प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जो हमारा लेट्स से पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जो 7 रिफॉर्म्स बताए गए हैं, तो उन रिफॉर्म्स को आज भी साथों के साथ रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया है किसी भी राज्य ने। तो जब तक पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मेरा प्रश्न ये रहता है हमेशा कि नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्यों है? आप पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, डिवीज़न कर दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला स्टाफ अलग और इन्वेस्टिगेशन और क्राइम को हैंडल करने वाला स्टाफ अलग। ये यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, लॉ एंड ऑर्डर वाले यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये वाले जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। सिंपल इज दैट, पता चल जाएगा। फिर रास्ते पे अगर क्राइम हो रहा है, ये वो छोटी बड़ी चीज़ें जो हैं वो ये लोग इंटरवीन करेंगे, फिर ये चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर वालों को बता देंगे कि यहाँ पर मारपीट हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो फिर वो करेंगे। लेकिन कहीं पर मर्डर हुआ, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है, तो उसमें उस ब्रांच के एक्सपर्ट्स, उस ब्रांच में ऐसे ही लोग जाएंगे जो एक्सपर्ट है इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हो, साइबर इन्वेस्टिगेशन हो, करप्शन के साथ जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन हो। तो ऐसी टीम बनानी पड़ेगी और वो किसी को भी जवाब ना दे, पर्टिकुलरली पॉलिटिशियंस को। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही पॉलिटिक्स के बाहर रहेगी, अगर होम मिनिस्ट्री तय नहीं करेगी कि कौन कहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, ये जब तक नहीं होगा, इनसे होम मिनिस्ट्री या फिर पॉलिटिशियंस के चंगुल से पुलिस को नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। आप कितनी भी संस्थाएं बना लें, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। एनीवे, यहाँ पर हम बहुत डीप चले गए, बहुत सारी चीज़ों को समझा। अब इसी मुद्दे पर आते हैं, भ्रष्टाचार पर। हाउ इट हैपन्स। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मोरबी। मोरबी में जो हुआ, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मोरबी का ब्रिज टूटा है। बहुत ही दुखद बात है कि मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, 137 लोगों की जान चली गई। इज़न्ट इट? क्या ये पहली बार हुआ है हमारे देश में? नो। मैं कहूँगा कि अगर हम मीन्स क्या है पता है, हमारे इंसानों का दिमाग कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आज के न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर यह खबर आए कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो मुंबई में लैंड करने वाली थी और वो क्रैश हो गई, और उसमें बैठे हुए 300 लोग जो हैं उनका निधन हो गया, मर गए, तो ये पूरी दुनिया में टॉप लेवल की खबर हो जाएगी, क्योंकि एक साथ 300 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। इट्स अ बिग थिंग, पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी, राइट। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में हर रोज़ इतने लोग मरते हैं, 300 लोग, क्योंकि ये कोई ओडिशा में, कोई गुजरात में, कोई कश्मीर में, कोई लद्दाख में, कोई पुडुचेरी में, कोई तमिलनाडु में, अलग अलग जगहों पर मृत्यु हो रही है, बिखरे बिखरे हुए हैं आंकड़े। तो इसके लिए हम इसको इतना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। मीन्स
आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि हर रोज़ 300 लोग हमारे देश में, आप कैलकुलेट कीजिए, हर साल हमारे देश में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है। 1.5 लाख जितने लोग, मिनिमम 1 लाख मैं बता रहा हूँ। तो ये कितने बड़े हादसे हर रोज़ हमारे देश में हो रहे हैं, इसको लेकर हम अवेयर ही नहीं हैं। अब हादसे होने के पीछे रीजंस क्या है? चलो, कोई शराब पीकर चला रहा है, मूर्ख हैं, राइट, क्योंकि कोई पागल है अगर व्यक्ति, तो उसको पागल खाने आप भेज सकते हैं, पागल खाने में जाकर वो उस आदमी का इलाज हो सकता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख है, बेवकूफ़ हैं, तो बेवकूफ़ों की कोई हॉस्पिटल नहीं है, बेवकूफ़ खाना नहीं है कहीं पर कि वहाँ पर आप उस बेवकूफ़ को भेज दीजिए तो वो वापस निकलेगा तो कॉमन सेंस वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़ जो लोग हैं वो तो हैं, चलो शराब पीकर चलाते हैं और मीन्स विदाउट एनी रीज़न तेज़ चलाते हैं, ये सारी चीज़ें, उनको लगता है कि टू फास्ट टू फ्यूरियस के वो विन डीजल हैं। लेकिन वो विन डीजल जो है, ऐसे बहुत सारे विन डीजलों के तस्वीरों पर अब माला चल, वो कहते हैं ना कि वो हार, अब फूलों का हार लग जाता है, फिर विन डीजल जो है वो चला जाता है इस दुनिया से, और अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर जाता है। तो ये तो लोग हैं, लेकिन इनको भी, मूर्खों को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। पता है कैसे? साइन बोर्ड से। ये लोगों ने इतना स्मार्ट तरीके से चीज़ें निकाली हैं, अगर रास्तों पर साइन बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार भ्रष्टाचार से सर कहाँ से कहाँ चले गए। द रीज़न मैं आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, इसी चीज़ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल आप समझ लीजिए पहले। अब ये साइन बोर्ड और बहुत मीन्स जो भी आप दुनिया के अच्छे अच्छे रोड्स में देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें मोर लाइक मीन्स मोस्टली सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रोड्स के लिए बुक में तो कवर हैं कि रोड जब बनाया जाता है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जब तय की जाती है तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर आता है भ्रष्टाचार। इंजीनियर, ठेकेदार, सारे लोगों की एक प्रकार की सहमति होती है और फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें से ड्रॉप की जाती हैं, जो पैसे आप बचा सकें। मीन्स अब साइन बोर्ड्स जो हैं, एक 50 किलोमीटर वाला रोड है तो उसमें करोड़ों रुपए के साइन बोर्ड्स लगेंगे, वो नहीं लगाएंगे आप, राइट। जो आपको कुछ जगहों पर वो जो रेडियम वाले होते हैं ना, डिवाइडर्स, हाईवे पर जो बीच की लाइन है, ऐसे जाने वाला ये रोड है, लेट्स से दिस इज़ डिवाइडर, लेट्स से, और ये दूसरा रोड है, दिस इज़ फॉर गोइंग दिस वे, दिस इज़ फॉर गोइंग दिस वे। तो ये 2 लेन्स के बीच में जो रेडियम वाली जो चीज़ें रखी जाती है, स्टड्स रखे जाते हैं, तो वो ना रखेंगे आप, वो भी पास हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है इसमें। रोड की क्वालिटी, सारी चीज़ें, पैसे जो हैं वो पैसों का बंदर बाट हो जाता है। और ये लोग फिर कुछ समय के बाद इतने ताकतवर हो जाते हैं कि सिस्टम जो है पूरी, उसको दबाने की ताकत इसमें आ जाती है। फिर ये डायरेक्टली मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठेंगे और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे, फिर बड़े बड़े करप्शंस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये जो हैं ये सबसे डेंजरस हैं, क्योंकि हर रोज़ इन लोगों के करप्शन की वजह से मेरे आप जैसे लोग जो हैं उनको हर रोज़ परेशान होना पड़ता है। तो प्रश्न ये उठते हैं कि ठेकेदार ऐसे काम के लिए क्या पारंगत थे? जो मोरबी में हुआ, तो जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या वो इसमें एक्सपर्ट थे? मरम्मत कैसे हुई? अब बताया जा रहा है कि मरम्मत हुई है, तो कैसे हुई है? क्या प्रमाण पत्र की मीन्स प्रमाण पत्र जो है उसकी स्थिति क्या है? टिकट देने वाली जो वहाँ पर जो एक खिड़की है, तो वहाँ पर क्या लोग बैठे हैं, तो वो क्या मीन्स अगेन बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे, कि लाइलाज थे, कि इनका इलाज ही नहीं हो सकता? ऐसे लोग बैठे थे कि उन्होंने अगर 100 से ज़्यादा टिकट बेच दी हैं, सीसीटीवी है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको इतना तो पता होना चाहिए ना। लेकिन देखिए क्या फ़र्क पड़ता है इस प्रकार का एटीट्यूड लोगों के अंदर। अब बहुत ही मीन्स करप्शन की भी बात करें, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी चीज़ हो गई है। एंड दिस इज़ द थिंग, लोगों को ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर जो लूटने वाला है उसको भी क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ हमारे देश में होती हैं, राइट। और फाइनली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, छोटे छोटे कर्मचारियों को निकाला जाएगा,
समिति होगी, आयोग का गठन होगा, मुकदमा चलेगा और मुकदमे में फाइनली किसी को भी दोषी जो है वो मीन्स कोई इसमें दोषी नहीं पाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, समाज की एक आदत अब बन चुकी है, हमारा टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ चुका है कि कोई करप्शन हो रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर कुछ समय के बाद हम किसी और पुल पर ऐसे झूले झूलने के लिए चले जाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सामूहिक व्यक्तिगत चेतना, और इसके लिए चाहिए एक नैतिक क्रांति। ये नैतिक क्रांति जो है वो कोई ऊपर से आकर नहीं चेंज करेगा, ये नैतिक क्रांति यंगस्टर्स को खुद के अंदर पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई एजुकेटर की भी राह मत देखिए, ऐसा मत देखिए कि प्रशांत सर जब एक्सप्लेन करेंगे तब हम चीज़ों को समझो। खुद आप क्या करें, आप पढ़े लिखे हैं, राइट, ये विचार जो हैं वो हमारे मन के अंदर आने चाहिए। इन चीज़ों को लेकर क्या मीन्स ऐसी ही चीज़ें हमें चलने देनी है? नो। तो ये नैतिक क्रांति जो है सबसे पहले हमारे खुद के अंदर हमें पैदा करने के बारे में सोचना है। ऐसा मत सोचिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाएंगे या फिर आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे और फिर वहाँ पर ऐसा कुछ है। ऐसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स आ गए, राइट, ऐसे बहुत सारे कलेक्टर्स भी पोस्टेड हैं अलग अलग जगहों पर, यंग ही हैं। 1 साल पहले वो तैयारी कर रहे थे, 2 साल पहले आज वो पोस्टेड हैं, या फिर 5 साल पहले कर रहे होंगे। चलो स्टार्टिंग की पोस्ट कलेक्टर की नहीं मिलती है, लेकिन 5-6 साल पहले, 10 साल पहले वो ऐसे ही सपनों के साथ सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था, और फिर पता चला कि रियलिटी कुछ अलग है। तो जब तक लोगों के अंदर नैतिक क्रांति नहीं आएगी तब तक आप कितने भी बड़े मीन्स प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देख लीजिए आप, राइट, उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने पैसे मीन्स करप्शन किया है। उनकी पूरी लाइफ में आप देख लीजिएगा। तो मोदी साहब हैं तो भी करप्शन हो रहा है हर जगह पर, तो कोई एक व्यक्ति जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर ये चीज़ें चेंज करनी है तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये एक सामूहिक व्यक्तिगत चेतना, इससे ही चीज़ चेंज होगी। और उसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 जब आया तो लोगों ने सामूहिक तरीके से घर में रहना जो है, लॉकडाउन सरकार ने किया, लेकिन अगर लोग घर के अंदर नहीं रहते, बाहर ही सारी मीन्स देश के लोग बाहर निकल जाते तो सरकार कुछ नहीं कर पाती। लेकिन लोगों ने सहकार दिया, लोगों ने कोऑपरेट किया, क्योंकि लोगों के अंदर ये चेतना जाग गई कि हम अगर बाहर निकलेंगे तो फिर इश्यू होगा। तो इस प्रकार से अगर लोग एक साथ काम करेंगे तब जाकर ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती है, वरना नहीं। अब बात करते हैं DMH-11 के बारे में। ऑफ कोर्स DMH-11 के बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। कुछ एड ऑन चीज़ें ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कल के वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन की है, तो आप कल का वीडियो जो है वो देख लीजिएगा अगर आज आपका पहला दिन है तो। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये दोनों ने ये कहा है कि ये जो DMH, राइट, हाँ DMH, दैट इज DMH स्टैंड्स फॉर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये दोनों जो एकेडमी हैं, और ये जो दोनों एकेडमीज जो हैं, उनका कहना यह है कि जमीनी परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण तथा बीजों की तादाद बढ़ाने के लिए इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, और कहा है कि इसके लिए जो भी करना चाहिए वी शुड गो अहेड विथ इट। खाद्य तेल की बात करें तो हमारा देश जो है 55 से 60% जितना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल, और 2020-21 में हमने 1.17 लाख करोड़ रुपीस का एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया। हमने 1.33 करोड़ टन एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया। और कहते हैं कि ये DMH-11 जो हैं, इससे ये जो मस्टर्ड हैं इसकी फसल जो है 28 टाइम्स जो है वो फसल ज़्यादा पैदा होगी। तो ये इंपोर्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ज़मीनी परीक्षण को मंजूरी दी है। दूसरी चीज़ों को भी, ये जो और एजेंसी हैं तो इसने दूसरी चीज़ों को भी, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट्स को भी परीक्षण के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। फॉर एग्जांपल रबर और कपास, ये राइट, ये कैश क्रॉप हैं। खाने वाली चीज़ों की बात करें तो केले और आलू को भी दिया है। लेकिन 2002 से लेकर आज तक 2022 तक, ये 20 सालों के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा GM क्रॉप है जिसको हमने
यूज़ किया, दैट इज़ बीटी कपास। और अब बीटी कपास जो है इसकी भी, कॉटन जो है इसकी भी डेट जो है वो चली गई, इसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ये ऑलरेडी ये फॉरेन की कंपनीज जो हैं इनको हैंडल कर रही हैं, ये फॉरेन का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका सेंटर फॉर जेनेटिक्स मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इसने इसको डेवलप किया है और फंडिंग जो है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की है। तो ये प्योर इंडिजीनियस है और ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि ये इससे नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़मीनी परीक्षण जो हैं ये भी इससे भी प्रमाणित हो चुका है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीएम मस्टर्ड का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहा है। जीएम ब्रिंजल की बात करें तो भारत ने इसको डेवलप किया और बांग्लादेश जो है, यहाँ पर तो अलाउड नहीं हुआ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, तो फिर बांग्लादेश इसका इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश में कोई ऐसा वो नहीं मिला है कि बांग्लादेश में कि नेगेटिव इसकी कोई इम्पैक्ट हो, चाहे पर्यावरण हो चाहे स्वास्थ्य हो। तो वहाँ पर लोग जो हैं वो इसकी खेती कर रहे हैं और भारत की ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है लेकिन वहाँ पर वो अच्छी तरीके से चल रही है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो पुरानी गलती जो हुई थी उसमें पॉलिटिकल प्रेशर को ज़्यादा अपर हैंड दिया गया रादर देन साइंटिफिक फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसको हमें ज़्यादा सपोर्ट देकर फिर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कल वाला और आज वाला टॉपिक ये दोनों को मिला लेंगे, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। चाइनाज 20th पार्टी कांग्रेस, जो पुष्पा वाला था ना, झुकेगा नहीं, 20th पार्टी कांग्रेस यानी कि वहाँ की चाइना की जो सीसीपी है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फाइनली ये तय किया गया, वो पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है, कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो थर्ड टर्म के लिए भी, मीन्स जो शी जिनपिंग है वो थर्ड टर्म अपनी प्रेसिडेंसी की कंटिन्यू करेंगे। 2 बार ऑलरेडी, पिछले 2 बार से वो कंटिन्यूएशन में है, अब तीसरी बार वो कंटिन्यूएशन में होंगे। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो नई टीम है, इसलिए मैंने कहा कि झुकेगा नहीं, ही सेड दैट हाई विंड्स, चॉपी वाटर्स एंड इवन डेंजरस स्टॉर्म्स, कि उनकी जो नई टीम है ना, उन्होंने कुछ लोगों को निकाला, कुछ लोगों को ऐड ऑन किया। तो अब जो शी जिनपिंग की नई टीम है, तो ये नई टीम झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, राइट, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है। और बेसिकली वो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर प्लेसेस एज वेल। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने कहा कि की फैक्टर जो रहेगा, राइट, गवर्नेंस का, दैट विल बी नेशनल सिक्योरिटी। और उनका कहना ये भी है कि अब इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो एंटी चाइना हो चुका है। ये गलत बात है और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फिर जो सोवियत स्टाइल कोलैप्स हुआ, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, वैसा कोलैप्स चाइना का भी हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा। तो पार्टी में यूनिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिक्स के बारे में ये कहा कि आने वाले समय में यूएसए जो है इसकी अथॉरिटी और इसके पावर को हमें कम करना है। यूएसए ने सेमीकंडक्टर चिप, जो हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप है, वो चाइना के पास ना जाए, तो इसको लेकर यूएसए ने बहुत सारी चीज़ें की, एक लॉ भी निकाला। तो चाइना इज़ नॉट हैप्पी विथ इट। चाइना का कहना यह है कि ये हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 2035 तक जो है एक मॉडर्न सोशलिस्ट पावर बन जाएगा चाइना, और पर कैपिटा इनकम जो है चाइना की इम्प्रूव होगी, मिडिल इनकम लेवल तक चाइना पहुंच जाएगा। और शी जिनपिंग जो हैं वो सिर्फ पार्टी रिस्टोरर नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। शी जिनपिंग जो है वो मीन्स चाइना के, आप समझ लीजिए कि इज़ द मोस्ट ऐसा एक प्रोजेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा क्या कहते हैं, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई शी जिनपिंग हैं तभी मुमकिन है, वो कि यही एक बंदा ऐसा है जो चाइना को फिर से वो चाइना की जो आन बान शान थी, एक जो क्या नाम था उसका, मिडिल किंगडम ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मिडिल किंगडम ही कहते हैं उसको। कि एक वक्त था जब चाइना, जैसे हमारा देश था ना सोने की चिड़िया, तो वो वक्त अगर कोई वापस लौटा सकता है तो दैट इज़ शी जिनपिंग। अब गोल्स क्या रहेंगे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे 2049 तक, जब 100 साल होंगे सीसीपी के, तो उससे पहले चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। और अब क्या होगा, शी जिनपिंग थर्ड टर्म में आ चुके हैं, तो ही विल स्टार्ट मसल फ्लेक्सिंग, विल स्टार्ट क्रिएटिंग ट्रबल्स, राइट। वो अपनी इकोनॉमी पर फोकस करेंगे, इसी के साथ साथ जापान और इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, आपको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, जापान को और इंडिया को मानना पड़ेगा कि एशिया में एक ही बब्बर शेर है, एंड दैट इज़ चाइना। तो ऐसा करने के लिए वो इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और चाइना थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। दुनिया का
सारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया की तरफ धीरे धीरे जाने लगे तो चाइना ऐसा नहीं जाएगा, चाइना ट्रबल्स क्रिएट करता रहेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा, ताकि इंडिया हमेशा डिस्टर्बेंस मोड में रहे। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। आपकी स्क्रीन पर जो ये एक डांस है, राइट, ये गारो ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करती है इस डांस को, इसको कहते हैं वांगाला डांस। अब एमसीक्यू आपको प्रीलिम्स में पूछा जाए तो अब ऐसा मत कहना कि इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने आपको स्पेसिफिकली, ये न्यूज़ आइटम है, जनरली मैं न्यूज़ आइटम यहाँ पर कवर नहीं करता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहा। अच्छे से इस तस्वीर को देख लीजिए। और गारो ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर रहती हैं, रिसर्च कर लीजिए। मेघालय में रहते गारो खासी जयंतिया हिल्स भी हैं, आपने शायद मैप में देखा होगा, नहीं देखा है तो थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दैट्स एवरीथिंग, सी यू सून। और जो दूसरे वीडियोस बनाए हैं उनको देखिएगा, एक भी मैसेज आपका नहीं आया। कितने मीन्स आलस से भरे हुए लोग हैं। कम ऑन गाइस, थोड़ा एक मैसेज करके मुझे बता दो। टेलीग्राम पर हमने वो चैट ग्रुप क्रिएट किया है, इसमें आप मैसेजेस कर सकते हैं ना, तो मैं पढ़ सकता हूँ उसमें। तो डू लेट मी नो, राइट, कि जो दूसरे वीडियोस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग वाला मैंने बनाया, जमशेद जे ईरानी वाला मैंने बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया। डिजिटल रुपी को लेकर एक वीडियो बनाया। रशिया जो है वो इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया। चाइना हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स जो हैं तो वो भारत में जॉइंट वेंचर के माध्यम से आ सकती हैं। न्यू सिटी जो जमतारा बन सकता है दूसरा। तो ऐसे कितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो वो देखे नहीं है तो देखिए आप एक बार, इसको रिव्यू कीजिए। आई वांट ऑनेस्ट ओपिनियन इसके बारे में। दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर इतनी थोड़ी मेहनत कर ले मेरे लिए तो। एंड आई विल सी यू सून। ओके, एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।